है दोस्तों, यूट्यूब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजू कुमार। दोस्तों आइए फिर मैं आज आप लोगों के बीच एक न्यू टॉपिक के साथ आया हूं। दोस्तों उधर मैंने मुगल पीरियड को मैंने पूरी तरह से कंप्लीट करवा दी थी। अब मैं फर्स्ट पीरियड पे आता हूं, दिल्ली सल्तनत के ऊपर। दोस्तों दिल्ली सल्तनत को प्रारंभ करने से पहले मैं बता दूं आपको कि दिल्ली सल्तनत की आखिर जो प्रारंभ होती है वो कैसे होती है। वो अरबों का जो आक्रमण होता है वो किस प्रकार से आक्रमण करता है और अपना सत्ता को जमाने में, इस्लाम को जगत में बढ़ाने में किस प्रकार से वो सफल रहा। तो पहले जानेंगे हम लोग अरबों के बारे में, वो दिल्ली पर किस तरह से अपना कब्जा जमाने में कामयाब रहा। तो हम लोग अरबों के बारे में पहले जानते हैं। दोस्तों अरबों के बारे में बताने से पहले दोस्तों मैं बता दूं, अगर आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे और मेरे प्रत्येक वीडियो का लाभ आप आसानी से उठा सको। तो दोस्तों आइए आज अपने टॉपिक के ऊपर हम बात करते हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक है अरबों का आक्रमण भारत के ऊपर। अरबों के आक्रमण में ही हम लोग को महमूद गजनी के बारे में प्लस मोहम्मद गौरी के बारे में और कुछ कुछ शासक ऐसे रहे हैं जो इसके दरमियान में आए हुए हैं, उनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कई बार एग्जाम में मोहम्मद गजनी से, मोहम्मद गौरी से, जैसे कि त्राइन का प्रथम लड़ाई, द्वितीय लड़ाई, ये सब कई बार पूछी गई है। तो उस सारा का व्याख्या आज हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। दोस्तों 712 ईस्वी की बात है जब अरबों ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था। आक्रमण करने के पीछे दोस्तों रीजन थी, वो आक्रमण नहीं करता। आक्रमण करने की रीजन यही थी कि उस टाइम जो सिंध नदी के उस पार जो भी अरब वासी अपना रहा करते थे और इस पार जो भी हुआ करता था, सिंध सिंध के शासक हुआ करते थे दाहिर, दाहिर नामक राजा था। तो उस टाइम जो मोहम्मद एल हिजाज था सिंध के उस पार के शासक, तो उस पार के शासक के जो कुछ माल आयात निर्यात होती थी वो होती थी सिंधु नदी के माध्यम से। तो उस नदी में एक दिन उसकी जहाज पूरा फुल माल लोड था जहाज के ऊपर, वो उस नदी से होकर गुजर रही थी। तो उसी दरमियान में उसी राजा राजा दाहिर जो सिंध के शासक थे, उन्हीं के आसपास के एरिया में उनकी जहाज को लूट ली गई, उनकी भरी हुई खजाना को खाली कर दी गई। तो फिर मोहम्मद एलिजाज के पास जब ये गुप्तचर खबर लेके जाता है कि जहाज की माल को लूट पुट लिया सिंध के शासक ने या उनके द्वारा उठाया गया, उन्होंने एक पत्र लिखा सिंध के शासक दाहिर को कि आपके ही राज्य में मेरे जहाज को लूटा गया है। आपसे विनती है कि आप मेरे इस माल को अपना छानबीन करें और मेरे माल को सही सलामत मेरे राज तक पहुंचाएं। लेकिन इसके ऊपर कोई भी एक्शन सिंध के शासक दाहिर ने कोई एक्शन नहीं लिया। उसको लगा कौन फालतू का दिमाग लगाएगा, वैसे लगाने से नहीं लगाने से कोई फायदा तो है नहीं, कौन लुटा नहीं लुटा मुझे तो नहीं पता। इसके दरमियान में उन्होंने इस बात पे मिट्टी डाल दिया और इस बात को पूरी तरह से मतलब छोड़ दिया। कोई तरह का मतलब इसके पीछे दिमाग नहीं लगाया। फिर उस मोहम्मद एलिजाज को इस बात का बहुत बुरा लगा, न तो इस पत्र का कोई रिप्लाई भी नहीं भेजा सिंध के शासक दाहिर ने। तो मोहम्मद एलिजाज को बहुत बुरा लगा कि मैं इतना प्यार से उसको आमंत्रण पत्र भेजा, अभी तक ना तो कोई रिप्लाई दिया है, ना ही कोई संदेश भेजा है। तो इसी के कारण जो है मोहम्मद एलिजाज ने अपने सेनापति, जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, आप लोग बहुत ही अच्छा तरीका जानते होंगे मोहम्मद बिन कासिम को। मोहम्मद बिन कासिम को उन्होंने ऑर्डर दिया, अपना आज्ञा दिया कि जाओ मोहम्मद बिन कासिम, तुम सिंध के शासक दाहिर को पराजय करके उसकी सिर लेकर के मेरे चरणों में आओ, तब मुझे मेरी सांस को राहत मिलेगी, मुझे कल्याण होगा। तो उन्होंने वही किया मोहम्मद बिन कासिम ने। दाहिर को लगता था कि उस नदी को पार करके यहाँ पे अटैक कर ही नहीं सकता है, नदी को पार करना मुश्किल है। लेकिन उस मोहम्मद बिन कासिम बहुत ही साथी दिमाग के व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी नीति से किसी तरह से नदी को पार करके सिंध पर आक्रमण करता है और आक्रमण करने के बाद उस पर उसको पराजित कर देता है और मोहम्मद बिन कासिम जो है सिंध के शासक दाहिर की हत्या कर देती है। हत्या करने के बाद यह संदेश उसको भेज देता है मोहम्मद एलिजाज को कि सर राजा साहब उसकी जो मृत्यु हो चुकी है, अब आप आगे दीजिए आज्ञा। तो उन लोगों का आज्ञा ये हुआ, अगर आप भारत पहुंच ही गए हो तो वहाँ इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करो, अपनी सत्ता को जमाओ। तो दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम ही ये प्रथम शासक था जिन्होंने जजिया कर की शुरुआत की थी। उस टाइम उन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए एक मतलब कि आज्ञा पत्र जारी किया। जो हिंदू अगर मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लेता है, इस्लाम को स्वीकार कर लेता है, उससे जजिया कर नहीं लिया जाएगा, और जो स्वीकार नहीं करता है उसे जजिया कर लिया जाएगा। ये दोस्तों इसकी शुरुआत जजिया कर की इसी ने की थी। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने, जो बाद में अकबर ने इसको पुनः बंद करवा दिया था। और फिर उसके अगले शासक जो थे, छठे शासक,
उन्होंने फिर पुनः चालू करवा दिया था औरंगजेब ने जजिया कर को। अब दोस्तों हम बात करते हैं सिंध प्रांत पे अपना अधिकार जमाने के बाद मोहम्मद बिन कासिम, उसकी जो दो बेटी थी राजा दाहिर की, उन्होंने अपने मालिक मतलब कि मोहम्मद एलिजाज के पास संदेश पत्र भेजता है कि सर साहब यहाँ पे दो उसकी पुत्री भी है दाहिर की, पिता तो अब नहीं रहे, बस दो बेटी है। दोनों बेटी मतलब कि युवा अवस्था में थी, वो मतलब कि शादी करने के अवस्था में थी। उसको जब ये खबर पढ़ने के बाद उसको लालच हो जाता है, और लालच होने के बाद उसको आज्ञा देता है कि उस दोनों लड़की को मेरे को पास प्रस्तुत करो, मैं उसका गहना उतारूंगा। गहना मतलब कहने का मतलब तो यहाँ पे कोडेड वर्ड है कि एक लड़की का जो इज्जत आबरू होता है वो एक तरह से लड़की का गहना होता है, वो उस गहना को उतारने की कोशिश करने के चक्कर में उसको प्रस्तुत करने के लिए बोले मोहम्मद इलिजाल, और यही किया। उसके ऑर्डर आते ही, उसके फरमान जारी होते ही मोहम्मद बिन कासिम ने उस दोनों लड़की को सही सलामत उसके दरबार भेज दिए। जब रात हुई, रात के दोनों को एक कमरे में दे दिया गया। उसी कमरे में जब मोहम्मद एलिजाज उस दो लड़की के पास जाती है उसकी गहने आबरू को उतारने, तो वो लड़की अपना एक चाल खेलती है, पिता तो अब नहीं रहे, ऐसा करते हैं कि मोहम्मद एलिजाज और मोहम्मद बिन कासिम में आपस में लड़ाई लगा लेते हैं, दोनों आपस में ही कट मर जाएगा, इससे क्या होगा, मेरा पिता का जो मृत्यु होगा उसका बदला भी पूरा हो जाएगा। दोनों बहन ने सोच ली, और सोचने के बाद दोनों बहन एक चाल खेली। जैसे ही मोहम्मद एलिजाज दोनों के पास आता है, तो मोहम्मद एलिजाज को दोनों बहन कहती है, आप मेरे गहना को आबरू को क्या उतारेंगे, वो तो पहले ही उतार चुके हैं मोहम्मद, आप ही के सेनापति मोहम्मद बिन कासिम। इतना सुनते ही उसका मोहम्मद एलिजाज का पैर से के अंदर से जमीन खिसक गई कि ये क्या, मेरे साथ धोखेबाजी, मेरे साथ विश्वासघात। उन्होंने तुरंत फौरन ऑर्डर फरमान जारी किया, जाओ मोहम्मद बिन कासिम का सिर लेके आओ। उन्होंने सोचा तक भी नहीं कि ये सही है कि गलत है, आवेश में उन्होंने फरमान जारी कर दिया। और ऐसा ही हुआ, जब सिंध प्रांत उसके सैनिक गए तो उनको कहने के बाद मोहम्मद बिन कासिम एक ऐसा सेनापति था, ऐसा मतलब ट्रस्टी था कि उन्होंने तुरंत अपने सर को कलम करके, अपने सर को काट करके प्रस्तुत कर दिए, मैं अपना सर दे रहा हूँ, ले चलो अपने मालिक के पास, एलिजाज के पास। और जब एलिजाज के पास आया तो उस दोनों लड़की को लगा था कि आपस में लड़ाई होगा, लेकिन लड़ाई नहीं हुआ दोस्तों। उसकी ये बहादुरी देख करके, उसकी ये मतलब इतना प्रेम मतलब मोहम्मद एलिजाज बिन कासिम के बीच में था, इतना विश्वास था, उसकी विश्वास को देख के दोनों लड़की का दिल पिघल जाती है। पिघलने के बाद वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम एक ऑर्डर पे अपना सिर काट के दे देता है। इस लोग का दिल काफी मतलब इमोशनल थी, क्योंकि वो तो थी हिंदू प्लस थी इंडियन इमोशनल होते ही हैं। इमोशनल हो गई और वो दरबार में ही कह दिए, इन्होंने मेरी गहना या आबरू को नहीं उतारे थे, मेरी इज्जत नहीं लिए थे, मैंने झूठ बोला था ताकि आप दोनों आपस में लड़ जाओ। इतनी बात सुनते ही मोहम्मद एलिजाज का सिर फिर जाता है और दोनों को घोड़े में बांध करके घसीट करके सैनिक के द्वारा मरवा देता है, और दोनों बहन की इस तरह से हत्या हो जाती है। तो एक तरह से देखा जाए तो दोनों बहन की चाल कामयाब रही, अपना इज्जत भी भले जान चले गया, अपना इज्जत को सुरक्षित रह पाई, और मोहम्मद बिन कासिम जो उनके पिता को मौत के घाट उतारे थे उनका भी हत्या करवा दिया। एक तरह से सफल रही उसकी नीति। अब बात करते हैं दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम तो मर ही गए। 712 से 14 2 साल के पीरियड उसकी शासन रह पाई सिंध में। फिर जाकर के मोहम्मद एलिजाज अपना साम्राज्य में ही रह गए। बाद में उन्होंने बहुत तरह के मतलब सोचे अब तो कुछ हो नहीं सकता था, मोहम्मद बिन कासिम की तो मृत्यु हो गई। इसी से रिलेटेड कुछ दिन टूटी फूटी शासन चल पाई सिंध प्रांत उन्हीं के सैनिक के द्वारा। इसके बाद एक नया सैनिक के रूप में 932 ईस्वी में आते हैं अलाउद्दीन कुछ दिन शासन कर पाते हैं 1972 तक। उसके बाद उसके चचेरे भाई आते हैं प्रतिगीन, और उसके बाद 1972 से 1977 5 वर्ष शासन करने के बाद जो अलाउद्दीन थे उन्हीं के दामाद और गुलाम, दामाद भी थे और गुलाम भी थे, कौन, सुबतगीन दोस्तों बहुत ही चतुर व्यक्ति थे, बहुत ही शातिर बुद्धि के दिमाग के आदमी थे। उनसे खुश होकर के, उसके पराक्रम से खुश होकर के अलाउद्दीन ने सुबतगीन के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया। पहले वो गुलाम था सुबतगीन अलाउद्दीन का, लेकिन फिर पुनः वो अपनी पुत्री का विवाह किया। विवाह करने के बाद वो उसका दामाद हो गया, और जैसे ही प्रतिगीन की मृत्यु हुई उसके बाद 1977 ईस्वी में सुबतगीन गद्दी को हासिल किया और गद्दी का उत्तराधिकार के रूप में आसीन हुआ। और वहां से 1977 ईस्वी से लेकर के 77 ईस्वी से 1998 ईस्वी तक सुबतगीन अपने गद्दी पर बैठा रहा। अब जो इसका पुत्र होगा दोस्तों, आप उससे रूबरू हैं। उसके पुत्र का नाम है दोस्तों महमूद गजनी, जो कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि वो कुल 17 बार आक्रमण कर चुके हैं, भारत पे कर चुके थे। तो 1977 से लेकर 998 ईस्वी तक उनके पिता सुबतगीन का शासन रहा।
उसके बाद उसका पुत्र आता है महमूद गजनी। 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। गद्दी पर बैठने के बाद ही 1000 ईस्वी पूरी 1000 ईस्वी में उन्होंने आक्रमण करता है पेशावर के ऊपर, और पेशावर के कुछ भाग को अपने अधिकार करके पुनः वह लौट जाता है, गजनी लौट जाता है। फिर जाके पुनः वह 1000 में क्या है 1001 उसके ही अगले साल पुनः वह आक्रमण करता है शाही राजा जयपाल को के ऊपर, और शाही राजा जयपाल को पूरी तरह से पराजित कर देता है। इसी तरह से फिर 1008 ईस्वी में आक्रमण करता है नागरकोट में। और उसका दोस्तों मोहम्मद गजनी का एक ही सिद्धांत था कि धन दौलत का लूटना, इस्लाम का धर्म प्रचार करना, ऐसा इतिहासकार कहता है। लेकिन उसका मेन मकसद था कि धन दौलत को लूट करके अपने गजनी ले जाना। और मूर्ति भंजक था दोस्तों, वो बहुत कट्टर थे। वो हिंदू को मतलब देखना नहीं चाहते थे, मूर्ति को तोड़ देते थे। जब भी कोई मंदिर को लूटते थे उसको, उसमें जो मूर्तियां हुआ करती थी उसको बिखार देते थे अपने सैनिक के द्वारा, तोड़ के अलग अलग पार्ट बनवा दिया करते थे, मंदिर को तोड़वा दिया करते थे। इतना मतलब कि वो कट्टर पंथी टाइप के व्यक्ति थे मोहम्मद गजनी। इस प्रकार से उसके दोस्तों 17 बार आक्रमण में सबसे चर्चित आक्रमण, जो सबसे पॉपुलर आक्रमण रही है, वो है 1025 ईस्वी की आक्रमण, जो कि गुजरात के सौराष्ट्र नामक स्थान पे सोमनाथ का मंदिर है, उन पे उन्होंने आक्रमण किया 1025 ईस्वी में। और वहां पे उन्होंने काफी भारी अमाउंट उसको वहां से मिली, करीब लगभग 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी। इतनी संपत्ति हाथ लग गई, वो संपत्ति को लेकर चुपके से निकलना चाहा, लेकिन रास्ते में जाटों ने आक्रमण कर दिया और उस संपत्ति में से कुछ भाग लूटपाट कर लिए, और उस लूटपाट के माध्यम से जाटों ने भी कुछ संपत्ति को बचा लिए। और इस प्रकार से वो अपना गजनी चले गया। उसके बाद पुनः वो दूसरे साल 1025 में तो किया है, फिर 1027 ईस्वी में जाटों ने जो उसकी मतलब कि पैसा, उसकी जो कुछ संपत्ति जो लूटी थी, उन पे आक्रमण कर देता है 27 में, और जाटों को पूरी तरह से पराजित कर देता है मोहम्मद गजनी। और उसके 3 साल बाद ही 1030 ईस्वी में दोस्तों महमूद गजनी की मृत्यु हो जाती है। उसके मृत्यु के उपरांत ही फिर कुछ दिन तक मतलब कि टूटी फूसी शासन चलती रही। उसके बाद एक उसके ही रिलेटिव में आते हैं मोहम्मद गौरी, जो गौड़ साम्राज्य का स्थापना करता है 1173 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी जो था दोस्तों, सबसे पहला आक्रमण करता है 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध, और अपना आक्रमण में सफल हो पाता है, अपने आप को सफल बना पाता है। फिर उसके 2 साल बाद ही 75 से 3 साल बाद ही 1178 में करता है गुजरात में पाटन नामक स्थान पे आक्रमण करता है। उस टाइम शासक रहता है भीम द्वितीय पे आक्रमण करने के बाद भीम द्वितीय को बुरी तरह से पराजित कर देता है दोस्तों। ऐसी पराजित करता है कि उसको मतलब कि कहीं का भी नहीं रखता है, उसकी मौत की घाट उतार करके उस संपत्ति को हजम करके उसकी जो बीवी जो बहन होती है सबको अपने कब्जे में ले लेता है मोहम्मद गौरी। इस तरह से अपना सत्ता को जमाने में कामयाब रहता है। उस टाइम इसके 2 हिंदू शासक थे जो चाहे तो मिल के भागा सकते थे। उस टाइम थे पृथ्वीराज चौहान और चंदेरी के शासक थे, और पृथ्वीराज चौहान थे। पृथ्वीराज चौहान दोस्तों हिंदू शासक थे, वो काफी इमोशनल थे, जो कि आपको बता रहे हैं 1191 ईस्वी में त्राइन का जो प्रथम लड़ाई हुआ, इसे मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से पराजित कर दिया पृथ्वीराज चौहान ने। लेकिन वो अपना भावनाओं में आके इन्होंने पैर पकड़ के बहुत सारी माफी मांगने लगी, अब मैं कभी भारत नहीं आऊंगा, यहाँ से चला जाऊंगा, बहुत सारी ऐसी उसके सामने प्रार्थना और याचना की, जिससे इमोशनल होकर के पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया। छोड़ते ही अगले साल 1192 ईस्वी में त्राइन की द्वितीय लड़ाई में मोहम्मद गौरी का मतलब हॉबी ज्यादा हो जाता है उसके ऊपर, और इस तरह से पृथ्वीराज चौहान हार जाती है। वही पृथ्वीराज चौहान जब मोहम्मद गौरी के पास गुहार लगाता है, प्रार्थना और याचना करता है, दया की याचना करता है, तो मोहम्मद गौरी नहीं छोड़ता है, उसकी हत्या कर देता है उसको बुरी तरह से। अब दोस्तों चंदवार के शासक जो थे जो जयचंद, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु नहीं होती। मेन वजह थी कि यहाँ चंदवार के शासक जयचंद जो थी, उससे और पृथ्वीराज चौहान के बीच में दोनों में दुश्मनी थी। दुश्मनी इसलिए थी क्योंकि जयचंद की जो बेटी थी उसको मतलब उसकी बेटी से प्रेम करता था पृथ्वीराज चौहान। एक दिन स्वयंवर लगाया और स्वयंवर में सभी राज के राजाओं को, शासक को आमंत्रित किया, आइए और मेरे सभा से स्वयंवर में आप लोग का वेलकम है, मेरी बेटी जिसको भी माला पहनाएंगे वही उसके वर होंगे। तो इसमें इसको पृथ्वीराज चौहान को इन्वाइट नहीं किए, इसको बहुत बुरा लगा, और वो एक दूसरे को आपस में प्रेम करते थे, और वो जानते भी थे चंदवार के शासक जयचंद कि अगर पृथ्वीराज चौहान इस स्वयंवर में आते हैं तो मेरी बेटी निसंदेह उसी को चुनेगी, इसीलिए उसको नहीं बुलाए। लेकिन इन्होंने अपनी चाल चली और कुछ सैनिक के साथ उसको किडनैप कर लिया और उसके साथ विवाह कर लिया। इसी दुश्मनी के कारण जयचंद ने भी साथ दिया था मोहम्मद गौरी का त्राइन का द्वितीय लड़ाई में। इसी कारण जो है पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने में यह सफल हो पाता है मोहम्मद गौरी। और मोहम्मद गौरी जैसे ही 1192 में त्राइन की द्वितीय लड़ाई में अपने आप को विजयी घोषित करता है,
उसके 2 साल बाद उसके दिमाग में एक कीड़ा काटने लगता है कि हो ना हो वो भी तो जयचंद हिंदू शासक है, हो ना हो कि भविष्य में मुझ पे अटैक कर दे, इसीलिए उसका भी सफाई कर देना चाहिए। इसीलिए कि 2 साल बाद 1194 ईस्वी में जयचंद के खिलाफ चंदवार का युद्ध होता है और जयचंद का भी खेल खत्म, जयचंद को समाप्त कर देता है। और इस प्रकार से मोहम्मद गोरी एक सफल शासक के रूप में उभर के आता है। इस्लाम जगत को एक उभारने में बहुत बड़ी योगदान रही। मोहम्मद गोरी को अपने आप को मजबूत कर पाता है, अपनी स्थिति को काफ़ी स्ट्रांग कर पाता है भारत में। और इस तरह से उसके दोस्तों मोहम्मद गोरी के चार गुलाम थे, प्रमुख 4 गुलाम थे। एक थे बख्तियार खिलजी, यलदोज, तीसरा थे कुबाचा और चौथा थे कुतुबुद्दीन ऐबक। इस चारों में यलदोज, कुबाचा, बख्तियार खिलजी और कुतुबुद्दीन ऐबक में सबसे प्यारा थे कुतुबुद्दीन ऐबक, सबसे उसके नजदीकी और सबसे ज्यादा प्यार उन्हीं को करते थे। तो इस प्रकार से दोस्तों वो अपने मरने से पहले तो उत्तराधिकार किसी को घोषित नहीं किए थे, कोई उसका पुत्र या भतीजा नहीं था जो उसको घोषित करता। इस प्रकार से दोस्तों वो अपना शासन करते रहा और 1205 ईस्वी में एक विद्रोह हुआ जिसको हम खोखरो के विद्रोह के नाम से आते हैं। 1205 ईस्वी में हुई थी और 1205 ईस्वी के विद्रोह में मोहम्मद गोरी बुरी तरह से घायल हो जाता है। उस विद्रोह में इल्तुतमिश जो थे दोस्तों, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन का गुलाम था, इल्तुतमिश इसको किसी तरह से बाहर निकालता है उस विद्रोह से और इसको बचाने में कामयाब रहता है और खोखरो के विद्रोह से इसको बचा लेता है। लेकिन इसकी शरीर इतनी घायल हो जाती है, इतनी बुरी तरीका से मतलब कि इस पे वार होता है कि यह बच नहीं पाता है। अगले साल 1206 ईस्वी में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद दोस्तों यहाँ पे सवाल उठ जाता है कि अब अगला उत्तराधिकार कौन होगा। तो वहाँ लाहौर के शासक, लाहौर के जो जनता थे उनको सबसे प्यारा उनको भी थे कुतुबुद्दीन ऐबक और मोहम्मद गोरी का भी सबसे प्रिय था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसीलिए सभी ने आमंत्रित पद देता है और कुतुबुद्दीन आके उस आमंत्रण भेंट को, सिंहासन को ग्रहण करता है। यहाँ से दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ही गुलाम वंश का स्थापना करता है। दोस्तों गुलाम वंश को ही मामलुक वंश या दास वंश कहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे गुलाम वंश के बारे में। दोस्तों अगर ये मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और मेरे इस चैनल पे कमेंट करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।